गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम क्लास 12th के राजनीति विज्ञान के चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वप्रथम तो हम उत्तर दक्षिण विवाद क्या है इसको देखेंगे, फिर इसके बाद में हम क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को भी देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हुए हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सर्वप्रथम हम देखेंगे एक विवाद है जिसे हम उत्तर और दक्षिण ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच जो विवाद है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। इस विवाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत जो है दिया गया। पर्यावरण संरक्षण संबंधी उत्तर और दक्षिण का विवाद जो है ये क्या है, तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उत्तर गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध के देश के मध्य दृष्टिकोण को लेकर के अंतर है। दृष्टिकोण जो है इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण है। सर्वप्रथम अगर हम उत्तर के विकसित देशों के दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तर के विकसित देश पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों की समान भागीदारी चाहते हैं और दक्षिण के विकासशील देश का मानना है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान अधिक उत्तर के विकसित देशों ने पहुंचाया है, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है। तो विकसित देशों के द्वारा किया गया औद्योगिक विकास की प्राप्ति के लिए इसीलिए संरक्षण की भी जो अधिक ज़रूरत जो है, जिम्मेदारी भी जो है वो विकसित देशों के पास में होना चाहिए। अगर हम विकासशील देश के दृष्टिकोण की बात करें तो विकासशील देश अभी अपने औद्योगिक विकास की दौर से गुजर रहा है, तो उनके ऊपर वो प्रतिबंध ना लगे जो उत्तर के विकसित देशों पर लगाया जाएगा। तो ये दृष्टिकोण विकासशील देशों का है। इनका मानना है कि अधिक अगर नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, उत्तर के विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो नियम और कानून जो वैश्विक स्तर पर बनाए जाएंगे, उसको लेकर के जो प्रतिबंधित चीज़ें जो नियम कानून जो बनाए जाएंगे, तो उसमें विकासशील देशों को छूट मिलना चाहिए क्योंकि वो वर्तमान समय में अपने औद्योगिक विकास की दौर से गुजर रहा है। और साथ ही साथ विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की ज़रूरतों का ध्यान रखना जो है आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट को जो है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के नाम से जो है जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध के देशों के मध्य दृष्टिकोण में अंतर है। ये वर्तमान समय में भी विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पर्यावरण संरक्षण की जब भी वैश्विक पहल की जाती है तो ये सामने उभर करके आता है। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इन सभी तर्क को मान लिया गया है और इसे सभी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत जो है कहा गया। और अगर हम देखें और तीन मुख्य ऐसे समय है और प्रावधान है जिसमें साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के जो सिद्धांत है इसको महत्व प्रदान किया गया, इसकी स्वीकृति हुई। सर्वप्रथम अगर हम प्रावधान देखें जिसमें कि हम कल जो पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने रियो घोषणा पत्र और UNFCCC के बारे में हमने जाना। तो रियो घोषणा पत्र और UNFCCC और साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल में भी जो है साझी परंतु विभिन्न जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारी की बात को जो है स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम हम रियो घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न देशों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न देश की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी जो है होगी, इस प्रकार की बात जो है रियो घोषणा पत्र में की गई। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था, इसमें भी कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता अनुसार पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। यानी कि जिस देश की क्षमता जिस प्रकार की है उसी प्रकार से वो पर्यावरण में हिस्सेदारी, पर्यावरण संरक्षण में हिस्सेदारी करेंगे। जिस अनुसार जिस देश ने जो है पर्यावरण
में अपक्षय किया है पर्यावरण का, उसी हिसाब से जो है वो संरक्षण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार की बात जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो है किया गया। इसके बाद में अगर हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यो समझौता भी रियो सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के मांग के मान्य सिद्धांत के आधार पर ही किया गया, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो आइए अब हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। यह समझौता 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया तथा 2005 में इसे लागू किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया में बढ़ते ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो CO2, CH4, N2O प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है माना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ जो है समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी और अंटार्कटिका के बर्फ़ का पिघलना, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के जो है इफ़ेक्ट जो है पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर में। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल के अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पर जो है बनाया गया था। विकसित देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाइंडिंग टारगेट जो है इसमें दिए गए थे। कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित था ये क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें विकासशील देश पर कोई कानूनी दबाव जो है नहीं बनाया गया था। अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसे लगा कि विकासशील देशों पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में जो है दोहा एग्रीमेंट किया गया 2012 में। इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान को 2013 से 2020 के लिए जो है बढ़ा दिया गया और क्योटो प्रोटोकॉल का 2020 के बाद कोई नया चरण जो है नहीं आया। दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट 2015 को ही स्वीकार किया गया और 1 जनवरी 2021 से जो है पेरिस एग्रीमेंट ही सक्रिय माना जाता है और वर्तमान समय में जो है कॉप नाम से जो है पर्यावरणीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जलवायु समझौता है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो है पेरिस, जो कि फ्रांस में एक शहर में है, इसमें UNFCCC की बैठक में जो है इसे अपनाया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो वैश्विक तापमान की वृद्धि को रोकना था और भविष्य में पृथ्वी को जलवायु आपदा से जो है बचाना था। पेरिस एग्रीमेंट के अगर हम मुख्य लक्ष्य की बात करें हम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई बार अन्य एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट के अगर हम मुख्य लक्ष्य की बात करें तो तापमान वृद्धि की सीमा तय करना था। विकसित देशों की विशेष जिम्मेदारी, जो हमने पहले देखा कि साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की जो बात की गई है, इन चीज़ों को तय किया गया। पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की बात की गई और नेट जीरो एमिशन की बात की गई पेरिस एग्रीमेंट के तहत। आइए हम क्रमबद्ध रूप से इसको व्याख्या करते हैं। तो सर्वप्रथम है तापमान वृद्धि की सीमा तय करना। पेरिस एग्रीमेंट में तय किया गया वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस ही तक ही सीमित जो है किया जाए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ने पर समुद्र जल स्तर जो है, ग्लेशियर, कृषि, मानव स्वास्थ्य सब पर जो है नकारात्मक प्रभाव जो है इसका पड़ता है। और वैश्विक तापमान की वृद्धि से जो है समुद्री जल स्तर बढ़ने से आगे आने वाले समय में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना जो है वैश्विक स्तर पे किया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें कही जा रही है। तो इसलिए तापमान वृद्धि की सीमा तय किया गया इसमें कि इसे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, विकसित देशों की विशेष जिम्मेदारी की बात की गई, जिसमें कि डेवलपिंग देशों को वित्तीय मदद देने की बात की गई कि जो विकसित देश हैं वो डेवलपिंग नेशन को जो है वित्तीय मदद दे, साथ ही साथ उसको तकनीकी सहायता प्रदान करे और ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है सुलभ बनाया जाए विकसित देशों के द्वारा, ताकि जो विकासशील देश है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की प्राप्ति करके जो है कम से कम जो है कार्बन एमिशन का काम करे, कम कार्बन उत्सर्जन का कार्य करे, जिससे कि तापमान वृद्धि की जो दर है वो कम होगी।
यह सिद्धांत UNFCCC के CBDR सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत जो है जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण ज़्यादा करने वाले लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, इस प्रकार की भावना जो है कार्यरत है। अगर इसके हम थर्ड पॉइंट को देखें तो पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की बात की गई इसमें, कि हर एक देश अपने पर्यावरण पॉलिसी को लेकर के पारदर्शिता जो है बढ़ाएगा। हर देश को समय समय पर रिपोर्ट देना होगा अपने पर्यावरण की नीति को लेकर के, कितना उत्सर्जन कम किया गया, कितनी प्रगति हुई, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सी नीति जो है किसी देश में जो है लागू की गई है। इन चीज़ों को लेकर के पारदर्शिता जो है लाया जाएगा देशों के मध्य। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण है वो नेट जीरो एमिशन की बात की गई पेरिस एग्रीमेंट में। यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य था। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि सदी के अंत तक जो है नेट जीरो एमिशन की ओर जो है बढ़ा जाएगा। नेट जीरो एमिशन से तात्पर्य है कि जितना उत्सर्जन हो उतना ही अवशोषण भी किया जाए, यानी कि कार्बन का सरप्लस उत्सर्जन जो है नहीं होगा, यानी कार्बन न्यूट्रल जो है इस पृथ्वी को बनाना जो है इसका लक्ष्य था नेट जीरो एमिशन का। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो PCS एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस हो, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या फिर आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो। अब हम पेरिस एग्रीमेंट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है इसके तहत पहली बार दुनिया के अलग अलग जो है 195 देश ने एक साथ जलवायु कार्रवाई पर जो है सहमति बनाई, और साथ ही साथ इसने जलवायु परिवर्तन को जो है वैश्विक राजनीति का प्राथमिक मुद्दा बना दिया, और देशों, उद्योगों और नागरिकों को जो है सतत विकास की ओर जो है अग्रसर किया गया पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो आज हमने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देखा, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की जो क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये क्यों है और इसके क्या मायने हैं। इसमें हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध के देशों का दृष्टिकोण क्या है, और साथ ही साथ जो दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश का जो दृष्टिकोण क्या है, इन चीज़ों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने देखा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है